हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले लास्ट कुछ वीडियो से हम एडल्टहुड पीरियड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसमें हम अर्ली एडल्टहुड के बारे में अभी जानकारियाँ ले रहे हैं। अर्ली एडल्टहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स को वन ऑन वन हम काफ़ी डिटेल में जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने उसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी ली। आज उसी सीरीज में आज जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे वो है अर्ली एडल्टहुड इज़ अ पीरियड ऑफ इमोशनल टेंशन। ये जानेंगे हम कि ये जो अर्ली एडल्टहुड होता है उसको पीरियड ऑफ इमोशनल टेंशन्स भी बोलते हैं। किस प्रकार के इमोशंस डेवलप होते हैं और उससे किस प्रकार के दिक्कतें या फिर किस प्रकार से उनको कोप अप करना पड़ता है अपने अच्छे बुरे इमोशंस के साथ, और वो क्यों आते हैं, ये सारी जानकारियां हमें इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आई होप दैट यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का, हर सीरीज का आप अच्छे से लाभ उठा सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो या फिर आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत कुछ जानकारियाँ इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो आइए चलिए, इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। अर्ली एडल्टहुड जो कि है पीरियड ऑफ इमोशनल टेंशन, इसका वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड के बारे में बहुत कुछ समझ सकेंगे। व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू गेट द lay of a new land in which they find themselves, they are likely to be emotionally upset। तो कभी क्या होता है, जब भी कोई भी लोग ट्राई करते हैं टू गेट ले ऑफ द लैंड, जहाँ पे वो अपने आप को पाते हैं, जो भी न्यू एक जगह होती है जहाँ पे वो अपने आप को पाते हैं, तो ये कभी कभी क्या होता है, बहुत ही इमोशनली अपसेटिंग सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। एंड दिस अनक्वेश्चनेबली वॉज इन द पार्ट ऑन द basis of student riots ऑफ द 1960s। और इस वजह से अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वो हमको देखने को मिलेगा कि किस तरह से स्टूडेंट बायस जब 1960s में हुआ था, स्टूडेंट राइट्स, तो वो उसका बेसिस है, जिससे कि ये इट इज़ अ वेरी अपसेटिंग सिचुएशन इमोशनली। तो एज नियर एडल्ट्स और यंग एडल्ट्स दे वर स्टिल कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन द वर्च ऑफ एंटरिंग द अडल्ट वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो क्या इसमें क्या है कि जब जो भी नियर एडल्ट्स होते हैं या फिर यंग एडल्ट्स होते हैं तो उनको देख सकते हैं वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मिनिमम एज, लीगल मैच्योरिटी एज फॉर एनी ऑफ द इंडिविजुअल टू बिकम द यंग एडल्ट्स। तो वो अभी क्या होता है, कुछ लोग अभी कॉलेज में ही रहते हैं लेकिन उनको क्या है, एंटरिंग करना पड़ जाता है इन द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ वर्क में। तो मतलब यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ उनको फिर वर्क में भी इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ जाती है। एज दे लुक्ड आउट फ्रॉम देयर आईवी कवर्ड टावर्स दे डिड नॉट लाइक दैट दे सॉ एंड वांटेड टू चेंज इट। तो जब वो देखते हैं बाहर अपने आईवी कवर्ड टावर से, तो दे डिड नॉट लाइक व्हाट दे सॉ, फिर वो पसंद नहीं करते जो उनको दिखाई देता है, और what they wanted to change it, या फिर उनको जो चीज़ें उस कारण से चेंज करनी पड़ती है, तो they didn't like that. Now a decade or more later, it is interesting to see how these angry students, rebels, have settled down and become a part of the mainstream of American life। तो अभी कुछ डिकेड से या फिर कुछ आगे आने वाले डिकेड से हम ये देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भी ये एंग्री स्टूडेंट्स, रिबेलियंस एक्शंस थे, हैव नाउ सेटल्ड डाउन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ, और ये मेन स्ट्रीम का पार्ट बन गया है अमेरिकन लाइफ का। Having had opportunities to assess their tactics, most of them have come to the conclusion that the way to bring about the changes they wanted to make as students could best be done from within the established pattern of American life rather than from the outside। तो जैसे कि अपॉर्चुनिटी को समझ पाना, हैविंग हैड अपॉर्चुनिटी, जिससे कि वो एसेस कर सकें अपने टैक्टिक्स वगैरह को, मोस्ट ऑफ देम जो है वो इस कंक्लूजन पे आए
कि दैट द वे ऑफ ब्रिंग अबाउट, कि एक ही तरीका है चेंजेस को लाने का, कि दे वांटेड टू मेक एज ए स्टूडेंट, जो कि वो स्टूडेंट्स के, अब जो वो स्टूडेंट्स हैं उसके रहते रहते वो इस तरह के चेंजेस ले आ सकते हैं दैट कुड बी बेस्ट बी डन फ्रॉम विद इन द एस्टेब्लिश्ड, वो एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ अमेरिका लाइफ में, अमेरिकन लाइफ में रह के ही हो सकता है रेदर देन फ्रॉम द आउटसाइड। एज अ रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट हुआ कि मैनी ऑफ देम हैव जॉइंड द वेरी एस्टेब्लिशमेंट्स दे प्रीवियसली ट्राई टू ओवरथ्रो। तो क्या हुआ कि जो एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया जिसको कि पहले वो ओवरथ्रो करते थे, एंड हैव सेटल्ड डाउन एज कम्पिटिटिव वर्कर्स, पेरेंट्स एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो इस प्रकार से फिर वो क्या हुआ, जब मेड एस्टेब्लिश्ड सिचुएशंस में वो अपने आप को ज्वाइन कर लिए, एस्टैब्लिश करने लग गए, तो फिर वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग गए। किस प्रकार से, एज अ कम्पिटिटिव वर्कर्स, एज अ पेरेंट्स, एज वेल एज द लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के रूप में। बाय द अर्ली और मिड 30s अगर हम देखें, मोस्ट यंग एडल्ट्स हैव सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वेल इनफ टू बिकम इमोशनली स्टेबल एंड काम। तो बहुत सारे यंग एडल्ट्स में हम देख सकते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को वेल एनफ सॉल्व कर लिए हैं एंड इमोशनली स्टेबल और काम हो गए हैं। शुड द हाइटेंड इमोशनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ली ईयर्स ऑफ adulthood persist into the 30s, it suggests that adjustments to adults' life have not been satisfactorily made। तो अगर हाइटेंड इमोशनैलिटी करेक्टरिस्टिक अगर अर्ली एडल्टहुड में अभी भी दिखाई दिया, परसिस्ट हुआ, देखने को मिला 30s में, तो ये सजेशन देता है, ये सजेस्ट करता है कि जो भी एडल्ट एडजस्टमेंट्स हैं एडल्ट लाइफ के, उसके साथ उनका सेटिस्फैक्टरी सामंजस्य एडजस्टमेंट्स नहीं बन पा रहा है, वो नहीं बना पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनका जो है हाइटेंड इमोशनैलिटी देखने को मिलती है और इस वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं। व्हेन इमोशनल टेंशन परसिस्ट इनटू द 30s इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वरीज। अगर ये इमोशनल जो टेंशन्स हैं वो अगर परसिस्ट रह गए 30s के एज तक, तो इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वरी। फिर वो धीरे धीरे अप्रहेंशन या वरीज का रूप लेने लग जाते हैं। वॉट यंग एडल्ट्स वरी अबाउट विल डिपेंड ऑन वॉट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एट द टाइम एंड हाउ मच सक्सेस और फेलियर दे आर एक्सपीरियंसिंग इन मीटिंग दिस प्रॉब्लम्स। तो ये जो एक्सेसिव वरी होती है या अप्रहेंशन होती है यंग एडल्ट्स के अंदर, ये डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही हैं उनको, मतलब कि एट व्हाट टाइम दे आर फेसिंग दिस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, और कितना उस प्रॉब्लम को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उससे उस एक्सपीरियंस करने से किस प्रकार का वो सक्सेस और फेलियर उस प्रॉब्लम से उनको मिल रही है, कितनी सक्सेस मिल रही है, कितनी फेलियर्स मिल रही है। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है उनका वरी। And their worries may be mainly concentrated on their work because they feel they are not advancing as rapidly as they had hoped to। तो ये worries जो होती है वो मेनली कंसंट्रेटेड होती हैं उनके टुवर्ड्स द वर्क के तरफ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, दे फील देमसेल्व्स दैट मतलब कि वो बहुत अच्छे से एडवांस नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं रैपिडली, जितना कि वो अपने लिए सोच रहे थे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और देयर वरीज में बी कंसंट्रेटेड ऑन मैरिटल और पेरेंटहुड प्रॉब्लम्स। और फिर ये जो वरीज हैं ये धीरे धीरे वर्क के साथ साथ उनके मैरिटल लाइफ में और इवन पेरेंटहुड सिचुएशन और या प्रॉब्लम्स के रूप में भी दिखने लग जाती है, कंसंट्रेट करने लग जाती है वरीज। व्हेन एडल्ट्स फील दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स इन द मेजर एरियाज ऑफ देयर लाइफ्स, जब भी वो एडल्ट्स ये फील करने लग जाते हैं कि ये कोप अप नहीं कर पाएंगे अपने इस प्रॉब्लम से जो कि उनके मेजर एरियाज ऑफ लाइफ में दिखाई पड़ रही हैं, तो दे आर ऑफन सो इमोशनली डिस्टर्ब। तो इस कारण से वो इतने ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं कभी कभी दैट दे कंटेम्पलेट और अटेम्प्ट टू सुसाइड, या वो कंटेम्पलेट करने लगते हैं या फिर कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हम देख सकते हैं उनके अंदर। तो ये मतलब हो जाता है एक्सेसिव वरी होने का कारण, अप्रहेंसिव होने का कारण, जो वर्क में दिखाई देता है, वर्क के साथ साथ फिर धीरे धीरे उनके मैरिटल स्टेटस, मैरिटल लाइफ में दिखाई देने लगता है, या फिर उनकी से रिलेटेड टू पेरेंटहुड प्रॉब्लम्स में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 30s तक आते आते क्या होता है कि बहुत सारी
चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसमें अपने आप को ढालना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम एडजस्टमेंट्स कर पाएँ, जिससे कि अगर नहीं करेंगे तो आगे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सेसिव वरी के शिकार बन जाएंगे तो इट क्रिएट्स मैनी मोर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि कभी कभी वो नहीं कोप अप अगर कर पाए तो इट मे क्रिएट वेरी वेरी डेंजरस स्टेप्स in them. So it is very important to be in the time and find out what the specific time and what is the reason behind the not adjusting good with the with our what are the scenario we face. So it is very very important to find the cause of the problems of adjustment. So इस वजह से क्या होगा कि उससे हम कोप अप करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि जिससे हम जल्द से जल्द अपने इर्द गिर्द और अपने एडल्ट लाइफ के साथ एडजस्टमेंट्स कर पाएँ, चाहे वो वर्क हो या फिर मैरिज हो या फिर पेरेंटहुड हो. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप दैट कि इस तरीके से हम समझ पाए कि इमोशनल टेंशन किस तरह से हावी हो जाती है वरीज और इस सब के तौर पे. तो कुछ लोग बहुत इससे निकल भी जाते हैं समय के साथ, कुछ लोग नहीं कोप अप कर पाते हैं, तो उनको क्या फेस करना पड़ सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो अगर पसंद आई है और आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए, जिससे आगे आने वाली हर सीरीज़ और हर इन्फॉर्मेशन का आपको आसानी से लाभ मिल सके. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, please give it to the comment box. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.